बार बार हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही राजनीतिक हस्ती के साथ जिनको आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कई तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम उनसे डिस्कस करते हैं हर बार उनको, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है जायका सियासत का, इसलिए जायका की बात ना हो सियासत के साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए हमने आज जो जगह चुनी है उसका नाम है डेरा बाय नवाब्स। जी हाँ, ये वो स्पेशल जगह है जहां पे अगर आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार अगर आप एम्बियंस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। अगर आपको प्रिवेसी चाहिए अपनी फैमिली के साथ तो यहाँ पे वो भी मौजूद है। और आज अपने गेस्ट को हम इंटरव्यू भी यहीं से करने वाले हैं। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं उनको आज हम क्या खिलाएंगे डेरा से, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर कभी खाने का मजा लेना है तो डेरा जरूर आना है। जायका में हम लोग क्योंकि कई क्विजीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और आज क्योंकि डेरा बाय नवाब्स में है तो यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या खास है ये आपको दिखाते हैं। अगर आप इंडियन के शौकीन हैं तो यहाँ पे वेज सूप्स हैं, मेन कोर्स में आपके पास दाल तड़का, दाल मखनी है। इंडियन में आप और आगे आएंगे तो आपके पास नॉन वेज मेन कोर्स भी है, यहाँ पे बिरयानी भी है, रायता है, पापड़ है, इंडियन सिजलर है, सैलेड है। और अगर ब्रेड्स की बात करें तो हर तरह की यहाँ पे रोटी और नान और पराठा भी अवेलेबल है। इटालियन है, चाइनीज है, जापानीज है। तो देखिए कुछ करें या ना करें मगर यहाँ पे आकर के कई तरह की क्विजीन्स को जरूर ट्राई करें और इन सब में हरा भरा कबाब को खाना मत भूलिएगा। सीधा आइए डेरा बाय नवाब्स में। एबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम जायका सियासत में आज हमारे साथ एक बार फिर एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं। इनको आपने देखा होगा, सुना होगा, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स से ये गरजते हुए भी नजर आते हैं। आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही चर्चित है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंट विधानसभा से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम जायका सियासत में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि विधायक जी को हम सीट ग्रहण करवाएं। आइए। जायका सियासत में हमने आपको बताया कि आज हमारे खास मेहमान कौन हैं, आपको मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस विधानसभा सीट की आज हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही चर्चित सीट मानी जाती है कानपुर की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंट विधानसभा सीट की जहां से विधायक हैं मोहम्मद हसन रूमी जी। हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने शो जायका सियासत पे। सबसे पहले तो बताइए कि क्योंकि हमारा शो जो है वो कई राजनीतिक हस्तियों का इंटरव्यू कर रहा है, आज आप इस शो पे मेहमान बने हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, कानपुर के अंदर वैसे तो मैंने बहुत नेशनल चैनलों में अपना इंट्रो दिया है और पर्सनल इंट्रो भी दिया है। और कानपुर में इस तरह का क्रिएटिव मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया हाउस जो है, मैं बधाई दूंगा कि आपकी अपनी कोशिशों काविशों से एबीसी ने जो प्रमोशन शुरू किया है पॉलिटिकल लोगों का और सामाजिक लोगों का और तमाम क्षेत्र में, और आपने अपने जो इस प्रोग्राम का नाम रखा है जायका सियासत का, तो यकीनन जायका सियासत का जब तक पब्लिक नहीं जानेगी तो सियासत क्या चीज़ है पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा। आपने बड़ा अपीलिंग सब्जेक्ट चुना है और खाने का जायका तो सब जानते हैं और हर चीज़ का जायका जानते हैं। जायका जब सियासत का आता है तो इस वक्त सिनारियो भी हमारे इर्द गिर्द है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकारें हैं और किस तरीके से वो सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को अपने नाम करते हैं, तब थोड़ा जायका खराब हो जाता है। और वो जायका जब खराब इसलिए हो जाता है कि जब पब्लिक डोमेन में कोई किसी को वोट देकर किसी भी पार्टी को जिताता है और एकदम से अचानक से वहाँ देखता है कि हमने किसी को जिताया और कल उस जगह पे दूसरी पार्टी बैठ गई, तब जनता के सामने जो जायका है सियासत का वो कड़वा और खराब हो जाता है। तो इस वक्त जायका सियासत के जानने की ज़रूरत है आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में। तो अगर जायका लोग जानेंगे और समझेंगे तो सियासत को भी जानेंगे। इसलिए आपका ये प्रोग्राम जो क्रिएटिव प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम की भी सराहना करता हूं और आपकी सोच की और आपके पूरे मीडिया हाउस के सारे आपके कैमरामैन और जितने भी लोग हैं इसके पीछे,
उन सबकी आइडियोलॉजी से ये पता चलता है कि आप एक कानपुर को अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही तारीफ की है एबीसी की इस नई पहल को, जायका सियासत का। मगर आपने बोला कि जो सियासत चल रही है उससे जायका बिगड़ गया है। जायका बिगड़ गया है, ऑब्वियसली बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है ऐसा? देखिए, सियासत जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है बेहतर तरीके से किसी निजाम को मतलब किसी सिस्टम को चलाना। सियासत का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर वक्त रूल में रहें, इक़्तिदार में रहें, हर वक्त हम सेंटर पॉइंट में रहें। सियासत का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। मैं अपने पास अगर आपको ले जाऊं, जब मैंने बहुत टीन एज में 18-19 साल की उम्र में, जब मैं बड़ा शुरू से मैं सोचता था कि मैं समाज में कैसे अपनी सर्विसेज समाज को दे सकूं। तो इसके पीछे हमारी सोच के तमाम नौजवान साथी हमारे साथ थे। क्राइस्ट कॉलेज में मैं पढ़ता था कि हम लोगों ने सोचा कि समाज को कुछ अच्छा, समाज को काम करने के लिए हम लोग क्या करें। तो हमने एक यूथ वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी। उस यूथ वेलफेयर सोसाइटी में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाकायदा सिस्टम रखा था कि ऐसे इलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन होगा और ऐसे जो अच्छा काम करेगा उसको रिपीट किया जाएगा। ये जो बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े उसमें दिखता है, उसको बहुत छोटे पैमाने पे हमने शुरू किया था। और उसके बाद फिर वो चला, सिलसिला चला, और उसके बाद बड़ा हम लोगों ने काम भी किया। लोगों का गलियों में, स्लम इलाकों में जाके कापी किताबें बांटी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। मतलब जो वास्तव में सियासत की डेफिनेशन है उसको हमने धरातल पर लाकर लोगों के बीच में उसको दिखाया। उसके बाद फिर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक रोटरी क्लब की यूथ विंग है, रोटरेक्ट। मैंने रोटरी क्लब ऑफ कानपुर में ज्वाइन किया एज ए सेक्रेटरी। उसके बाद फिर मैंने रोटरी क्लब ऑफ कानपुर स्टार बनाया और फिर मेन रोटरी क्लब ऑफ कानपुर का मेंबर बना। ये सब इसलिए बना कि यहाँ से इनके इस बैनर से मैं लोगों तक अपनी सेवाएं, समाज सेवाएं पहुँचा सकूँगा। फिर एक सपना देखा कि मैं भी मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं आपको बता दूं। पॉलिटिक्स में मेरा देयर इज नो गॉडफादर इन माय पॉलिटिकल लाइफ। मैंने सेल्फ मेड हूं मैं, और मैंने न किसी नेता के पीछे अपने प्रमोशन की बात करी। मेरे गॉडफादर मेरे गॉड हैं, अल्लाह हैं, और ज़मीन पर जिनके माध्यम से मैं आज विधायक बना हूँ, हमारे नेता मुलायम सिंह जी थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इन लोगों की विचारधारा और हमारी विचारधारा जब सिमिलर थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना विधानसभा में, जो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। अब आप सोचिए कि जहाँ पे मिलियन बिलियन लोग रुपए लेके बैठे होते हैं और जिनके पीछे बहुत बड़ा एम्पायर होता है उनको प्रमोट करने वाला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। सिर्फ मेरी मेहनत, मेरा कॉन्फिडेंस था। कैंट विधानसभा की अगर बात करें तो पहली बार आप विधायक बने हैं। लंबे समय से आपकी बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। कैसा महसूस हुआ जब आपको लगा कि आपको टिकट मिली है? वही तो मैं बता रहा हूँ। 2012 में जब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। 12 में जब मुझे टिकट हुआ तो बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहने लगे ये तो बच्चा है, इसको टिकट मिल गया, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उस टाइम, तमाम नाम थे। उन सारे नामों को नजरअंदाज करके मेरे नाम का जब डिक्लेरेशन हुआ तो तमाम तरीके से लोग बात करने लगे कि ये चल नहीं पाएगा, लड़का है ये। 6.5 महीने के बाद अचानक मेरा टिकट कट गया। अब जो ये क्लाइमेक्स आया तो मेरी पॉलिटिकल लाइफ का एक पहले उसमें बड़ा भारी तजुर्बा था। मैं एक अपनी पब्लिक मीटिंग के लिए सुजातगंज, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, रेलवे क्रॉसिंग के इस तरफ था। किसी का फोन आया कि आपका टिकट कट गया है, दूसरे का हो गया है। अब आप सोचिए कि उस समय एक कैंडिडेट की जो रनिंग पोजीशन में उसकी क्या पोजीशन होगी। तो मैंने सोचा कि क्या करूं। मैंने कहा यार आओ आगे चलते, जिस मीटिंग में चल रहे हैं उसी में जाएंगे। टिकट कट गया, कट जाने दो। आप समझिए कि टिकट कट गया और फिर भी मैं जनसंपर्क में लगा रहा। चेहरे पे थोड़ा भाव चेंज हुआ क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोगों ने कहा आपका टिकट कट गया, आप क्या करने आए हैं? हमने कहा जिसका भी टिकट हुआ है, हम समाज को एक अच्छी सेवा देने के उद्देश्य से आए थे। टिकट मेरा कंसेप्ट नहीं था, मैं उस सेवा को कंटिन्यू देता रहूंगा, अगर मैं विधायक बना तो और नहीं बना तो। आपको लगा कि जन संवाद में कमी रह गई जिस वजह से आपका टिकट कट गया? कोई कमी नहीं थी। देखिए ये सारी चीजें मैनिपुलेशन, जो बड़े बड़े दिग्गज जो टिकट के जो पार्टी में टिकटों को दिलाना और ना दिलाना और कटवाना, जो ये पूरा एक रैकेट चलता है, हर जगह चलता है, जो पार्टी के नेतृत्व को मिसगाइड करता है, कहता है ये खराब ये अच्छा, जो अपना सिस्टम होता है उस सिस्टम से। लेकिन 1.5 महीने के बाद आपको मैं बताऊं, मैं किसी दिन भी पार्टी नहीं गया। पार्टी से फिर कॉल आ गया कि आप ही लड़ोगे इलेक्शन।
1.5 महीने बाद, 6.5 महीने क्योंकि चुनाव के ऐसा क्या बदल गया कि पता उसके नहीं बाद क्या बदल कॉल गया, आ मुझे गया? खुद नहीं कॉल आ गया। नेताजी ने मुझे दिल्ली बुलाया, दिल्ली से फिर मुझसे कहा लखनऊ आना, और जब 1.5 महीने बाद मेरा लखनऊ जाके टिकट हुआ, फिर आपको बता दूं 5-6 घंटे बाद फिर कट गया। आप सोचिए, ये क्लाइमेक्स आपको बहुत कम मिलेगा। मैं लखनऊ से राजभवन तक चला था, फिर खबर आ गई कि आपका टिकट कट के, एक हमारे दोस्त थे, अब नहीं है इस दुनिया में, मेहताब आलम, उनका टिकट हो गया। पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में ही तो ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। अब उसके बाद समझिए आपके 10 दिन तक फिर मेहताब साहब का टिकट रहा, और 10 दिन बाद फिर अचानक अखिलेश जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्ही को लड़ना था। मैंने बताया तो 1.5 महीने या 1 महीने का समय बचा था, लेकिन तब आपने ना कहा ना पॉलिटिक्स में ही पॉलिटिक्स, आपने जो कहा, तो उस 1.5 महीने के अंदर मेरे पार्टी में बीजेपी के लड़ने के बजाय उन लोगों से भी मुझे लड़ना पड़ा जिन्होंने मेरे टिकट के आगे अपना टिकट रख लिया था। एनीवे, मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं चुनाव लड़ता रहा, बहुत बहुत छोटे से मार्जिन से 6-7 हजार से मैं रह गया। ठीक है, 2012 में भी आपने कोशिश करी थी, तब भी आपको टिकट मिला। 17 में भी की, 17 में भी कोशिश करी, तब गठबंधन की सरकार रही, जिसकी टिकट वजह के से साथ चला गया। रिलिक्विश करना पड़ा मुझे, टिकट के साथ त्यागना पड़ा जी। अब 22 में और 17 में, 2017 में और 22 में आप क्या फर्क महसूस करते हैं जो देखिए? दिख रहा है? हाँ, जो 12 और 17 का एक टाइम था, वो टाइम इतना खराब नहीं था जितना खराब अभी जो चल रहा है। खराब सामाजिक वातावरण बड़ा प्रदूषित हो चुका है। अपनी महत्वाकांक्षा को पार्टियां हासिल करने के लिए, अभी देखिए, मैं अभी हाउस के अंदर, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ इस मामले में, सामाजिक आदमी हूँ। मेरे साथ आपको दिखेंगे हर तरह के रंग। हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं तो बड़ा फ्लुएंटली लोगों से बात करता हूँ, उनके घर चला जाता हूँ। अभी मैं किसी हिंदू परिवार में जाऊँ तो ऐसे जाऊँगा, आपको लगेगा नहीं कि ये आप हिंदू, आज के सिनेरियो में आपका इतनी अच्छी इंटरेक्शन है हिंदू परिवार में। मैं चला जाऊँ, उनके किचन में चला जाऊँ, उनके घर चला जाऊँ, तो मैं इस तरीके की माहौल के खिलाफ, अभी की जो सिनेरियो आपने पूछा, 12 से 17 तक बड़ा अच्छा था माहौल। अचानक से 14 के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर एक पूरा पॉलिटिकल, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल एक लहर थी। हाँ, पॉलिटिकल रिसर्च हुआ एक। उस रिसर्च के हिसाब से, जैसे किसी को काजू बेचना है तो पहले सर्वे किया जाएगा कि काजू किस हालात में और कौन से लोग ज्यादा खाते हैं। ठीक है। अब जब मल्टीनेशनल कंपनी को ये सर्वे दिया जाएगा तो उनके तमाम MBA रिसर्चर जाएंगे और कहेंगे इस काजू की खूबी है। तो उसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों ने सामाजिक रिसर्च किया कि 80 और 20 कि 80% कौन लोग हैं और क्या पसंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये पूरे देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, उसके बाद ज्ञान वापी, उसके बाद मथुरा काशी, ये 3 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसमें आप डिवाइड एंड रूल्स के माध्यम से, इमोशनल कार्ड से, धार्मिक चीजों से आप वोटों को पोलराइज करा सकते हैं। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का पूरे देश में, और वो एक समय ऐसा भी आया कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, और शहीद होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या सीटें थी, क्या पोजीशन थी, ये आप सबको मालूम है। उसी चीज को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने उसी को प्रमोट करके आगे ले गए, और उस मंदिर के मुद्दे से पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स शुरू की, उस पॉलिटिक्स का फायदा उनको लगने लगा कि प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में आ गया। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी की विचारधारा के लोगों ने 2022 में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और कोई 100 वोट से, कोई 200 वोट से, कोई 1000 वोट से, करीब करीब 70-80 सीटें ऐसी थी जो हम लोग को दूर कर दिया गया। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर जो आदमी आपको कल वोट दे भी रहा होता है तो फिर वो भी सत्ता की बात करने लगता है। आप बता रहे हैं कि भाजपा जो है वो वोट्स पोलराइज करती है, ठीक है, धर्म की राजनीति करती है, मगर जब भाजपा आरोप लगाती है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी है जो एक तरफ मुसलमानों के हित की बात करती है, दूसरी तरफ हिंदुओं की भी बात करती है, तो आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, ये कि किस तरह की राजनीति चल रही है? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि मल्टीनेशनल कंपनी जब कोई सर्वे करती है तो उन्होंने सर्वे किया कि धर्म की अफीम का नशा अगर एक बार मतदाताओं को पहुंचा दिया तो ये नशा लंबे समय तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे इजी अप्रोच लगी कि साहब आज आप देख लीजिए, टीवी खोलिए,
जब आप टीवी खोलेंगे तो आपको टीवी में मैक्सिमम टाइम जितने भी हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं वो किसी ना किसी एंगल से पूजा करते हुए टीवी पे दिखेंगे आपको। ठीक है। देखिए, पूजा पद्धति एक पर्सनल मैटर है और जब हम विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो हम ये कसम खाते हैं कि देश की एकता और अखंडता को नहीं तोड़ने देंगे। और जो भी विधायक, सांसद, जो भी मंत्री होता है वो कभी किसी धार्मिक प्लेस पे नहीं जाता है, स्पिरिचुअल नारे का इस्तेमाल नहीं करता है। जब स्पिरिचुअल वर्ड्स का आप इस्तेमाल अपनी पब्लिक रैलीज में करेंगे, उस इलेक्शन रैलीज में करेंगे तो ऑलरेडी आप जो आचार संहिता जिसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, उसका उल्लंघन होता है। हम लोग से आचार संहिता में भराया जाता है कि हम कोई स्पिरिचुअल नारा नहीं लगाएंगे, स्पिरिचुअल बातों से हम वोट को अर्जित नहीं करेंगे। आप बताइए कि आचार संहिता का उल्लंघन करते करते, वोट मांगते मांगते आदमी विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बन गया है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? आप बताइए कि हम विधायक बन गए तो हम जाके नमाज पढ़ते रहेंगे और हम फोटो खिंचाते रहेंगे और मुसलमानों को बताते रहेंगे हम सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए विधायक बने, हम दरगाह जाने के लिए विधायक बने? हमारे हिंदू समाज के, क्रिश्चियन समाज के, ईसाई समाज के, क्या हम उनके विधायक नहीं है क्या? उनके दिल पे क्या असर पड़ेगा जब हम बीइंग ए मुस्लिम, हम सिर्फ अपने मजहब के प्रमोशन के माध्यम से अपने मतदाताओं को आकर्षित करेंगे तो जो हमारे नॉन मुस्लिम मतदाता है व्हाट दे फील, वो क्या महसूस करेंगे? अच्छा, ठीक है। एक सवाल इस पे बनता है, कैंट विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे 50% से ज्यादा की आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से शुरू से मुस्लिम जो मतदाता हैं वो जुड़े हुए रहे हैं, एकजुट रहे हैं। आपको लगता है इस वजह से भी आपको विधायक बनने में आसानी हुई? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सवाल अच्छा किया। पहली बात तो इसको थोड़ा सही कर लिए, 50% मतदाता मुस्लिम नहीं है। कितने हैं? हमारे यहाँ 45-55 का रेशियो है। 45 मुस्लिम है, 55 नॉन मुस्लिम है, या हो सकता है 1-2% का इसमें वेरिएशन हो। हमने आपसे कहा कि मैंने अपने आप को पास्ट बताया कि मेरे जैसा पॉलिटिशियन, जब भी मैं समाज की सेवा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ, उससे पहले रोटरी और तमाम एनजीओ के मार्फत मैं समाज सेवा कर रहा था। अब उसके बाद जो विचारधारा हमसे मिलती जुलती जिस पार्टी की थी उसके बैनर को मैंने प्रमोट किया और उसने मुझे प्रमोट किया। तो हम केवल और केवल किसी विशेष समाज की राजनीति नहीं करते, हम सर्व समाज को एक साथ लेकर 20,000 से भी ज्यादा मुझे नॉन मुस्लिम वोट मिला। 20,000 वोट से मैं जीता, 20,000 से भी ज्यादा नॉन मुस्लिम वोट मिला। और नॉन मुस्लिम वोट का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम चूंकि मुस्लिम सबसे ज्यादा पीड़ित रहा तो मुस्लिम के भाई माहौल आपके 80-20 का बना रहे हैं ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो ये बताना चाहती है कि देखो, हम मुसलमानों को कोई प्रमोट नहीं करते। हम अगर मुसलमानों को प्रमोट करेंगे भी तो हम दरवाजे के पीछे वाले रास्ते से ले आएंगे और उनको मिनिस्टर बना देंगे। कहीं वोट वाली राजनीति में नहीं लाएंगे। वोट वाली राजनीति में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जब वो वोट मांगने की राजनीति में आएंगे, कोई मुसलमान MP MLA उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं विशेष बात कर रहा हूँ, इसके बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो स्टेट है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वालों को ये स्टेट सूट करता है जी। सांप्रदायिक मतलब राजनीति करने वालों को ये स्टेट सूट करता है, क्योंकि 3 बड़े इश्यूज हैं यहाँ। मैंने आपको तीनों इश्यूज का नाम बताया कि बाबरी मस्जिद का इशू पूरा हो गया, कोर्ट के फैसले से बाबरी मस्जिद खत्म हुई और मंदिर वजूद में आ गया। एक भी मुसलमान ने, किसी ने भी अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं विरोध किया हो तो मुझे आप बता दिए अपने चैनल के माध्यम से। किसी सिंगल मुसलमान ने, 1 से लेकर 100 मुसलमान तक ये कह रहे थे जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, हम अपने भारतीय संविधान को मानेंगे। तब फिर झगड़ा काहे का? झगड़ा तो कहीं रहा नहीं, कहाँ रहा झगड़ा? तो फिर क्या था ये? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे माहौल बनाती है कि वो कहती है कि अब जब नहीं ऐसा झगड़ा है तो बीजेपी के लोगों को, मुसलमानों को भी राजनीति की मुख्यधारा से अगर अपने उसमें लाते तब समझ में आता ये भी सेकुलर पार्टी है। तब समझ में आता, क्योंकि वो इसलिए नहीं लाते, वो हमारे दुश्मन नहीं है,
वो अपने वोट के सौदागर हैं, वो अपने वोट के मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले किसी मुसलमान के दुश्मन नहीं, लेकिन उनको ये पॉलिटिक्स सूट नहीं करती। ये इसलिए सूट नहीं करती कि उनको आसानी से पोलराइजेशन करने का जो मौका मिलता है वो मौका चूक खत्म हो जाएगा। अगर बराबर से वो 20-25 मुसलमानों को टिकट दे देंगे, फिर वो किस मुंह से मांगेंगे हिंदुओं के डेवलपमेंट की बात? फिर कैसे करेंगे? क्या कहते हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्री अगर कोई बना रहा तो शमशान की बाउंड्री कौन बनाएगा? फिर कैसे बात करेंगे? लेकिन नहीं, उन लोगों ने तो दीवार खड़ी कर दी है। अब जब दीवार खड़ी कर दी तो हम उस सिस्टम के खिलाफ जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये दीवार मोहब्बत के बीच में आने वाली ये दीवार टूट नहीं जाएगी नफरत की, जब तक हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और हमारे पार्टी की विचारधारा भी इसी सिस्टम के खिलाफ है। हमारी पार्टी की विचारधारा सिस्टम से लड़ती है, व्यक्ति से नहीं लड़ती है। सिस्टम खराब है। देश की एकता अखंडता अगर खतरे में आएगी तो हमारा देश कमजोर होगा। हमारा देश कमजोर होगा तो हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? ठीक है, आपने धर्म की राजनीति की बात करी है, तो 90 के दशक से अगर देखा जाए तो जो मुसलमान वोटर था वो एक वक्त कांग्रेस के साथ था, लेकिन जैसे जैसे राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ा उसके बाद वो वोट बैंक वहां से छिटक गया और अब कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा में क्या ये जो मुसलमान वोट बैंक है इसको लेकर के एक जो चलता है विवाद, ये कितना फर्क डालने वाला है आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है जो कांग्रेस ने जिसकी बुनियाद डाली थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई विचारधारा को नहीं कायम किया। कांग्रेस की विचारधारा भले सेकुलर थी, लेकिन उनकी पार्टी में कुछ सोकॉल्ड, हर पार्टी में होते हैं, जो भी ऐसे लोग थे जिनको लगा कि हम इस में थोड़ा सा तड़का लगा देंगे, मस्जिद का ताला खुलवा देंगे, पूजा करवा देंगे, मूर्ति रखवा देंगे। जो मस्जिद और मंदिर का जो इशू शुरू हुआ था 92-90 के दशक से, उसको कंप्लाइंस भारतीय जनता पार्टी ने उसका किया। तो उठी वहां से, फिनिश इन्होंने किया। अब इस बीच में चूंकि कांग्रेस उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उस वक्त ना ये आपका नेट, इंटरनेट ये कुछ था नहीं, लोगों तक बातें जल्दी पहुंचती नहीं थी। जब तक पहुंचती थी जब तक वो विषय खत्म हो जाता था। इसलिए कांग्रेस के टाइम पर जो वोटर था वो यूं समझ लीजिए कि बैलगाड़ी वाला वोटर था, और आज जो वोटर है समाजवादी के पास, पार्टी के पास, अभी आप लोग बात करें पूरी दुनिया देख रही है। तो आजकल चीजों को बहुत जल्दी फ्लोटिंग हो जाती है, पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो कम्युनलिज्म की जो लहर थी वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैच जब किया, जब पूरे देश में सोशल मीडिया, नेट का दौर आ गया। और जो कांग्रेस का जो वोटर था, क्योंकि वोटर दो ही तरह के थे, एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के, और दूसरे भाई एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी हुआ करता था। उस एक एमपी से आज उन्होंने 250 से ज्यादा एमपी बना लिए, 300 के लगभग 280। तो जो वोटर, अब चूंकि वो विचारधारा कांग्रेस से लेकर उन्होंने उसको कंप्लाइंस की, उसका कंप्लाइंस किया, तो वो ये लगा सेकुलर वोटरों को, सिर्फ मुसलमान नहीं, लेफ्टिस्ट सोच के तमाम ऐसे देश के हिंदू, नॉन मुस्लिम, जिनकी विचारधारा आज भी देश में वो बहुत है, आज भी वो मैं समझता हूँ 55% है, 45% ऐसे लोग हैं जो इनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। देश के अंदर 55%, 60% लोग अगर आज भी हैं, तो ये लेफ्टिस्ट हमेशा जिंदा रहेगी, सेकुलर हमेशा जिंदा रहेगा। और वो चाहे वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया है देश के अंदर, छोटी छोटी पार्टियां, कहीं केरल में कोई कम्युनिस्ट की पार्टी आ गई, यूपी में समाजवादी आ गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, अलग अलग, तेलंगाना में दूसरी तेलुगु देशम थी। तो हर प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस से जो एक मोनोपोली थी पूरे देश के अंदर, सारे देश की सेकुलर विचारधारा के लंबरदार थे सो कॉल्ड, वो अब डिसेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि कांग्रेस या लीड नहीं कर पाई, या उनके पास लीडरशिप की कमी रही, या उनकी पार्टी में जो लोग थे वो लोग यहाँ से सारी चीजें ले जाकर उन्होंने उस जगह एस्टेब्लिश कर दी जहाँ वो अभी हैं।
ठीक है। कांग्रेस अभी एक यात्रा कर रही है, राहुल गांधी एक यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है आगे 24 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, एकजुट कर पाएंगे वो मतदाताओं देखिए को? इससे पहले कांग्रेस के लोगों ने मोहब्बत की दुकान के नाम से एक यात्रा चलाई। अब वो न्याय यात्रा चला रहे हैं। न्याय यात्रा से तो अच्छा अगर इसका नाम संविधान यात्रा होता तो और अच्छा होता, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और यात्रा के माध्यम से वो देश को ये बताना चाहते हैं कि हम ही एक ऐसे हैं जो संविधान को बचाने के लिए धरातल पर नेशनल लेवल पर आपकी आवाज बन सकते हैं। तो किसी हद तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा सफल हो रही है और उनकी जो विचारधारा के लोग हैं उनकी बात वहां तक पहुंच रही है। अब इसी से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये राज्यसभा के जो चुनाव हुए, इस चुनाव से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए एन केन प्रकरण उन्होंने सेंधमारी की। जैसे हमारे यहाँ से 7 वोटर तोड़े, हिमाचल प्रदेश से 6 और 3 तोड़े, 9 तोड़े। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए पब्लिक पे, क्योंकि ये कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं है। पब्लिक इलेक्शन हो तो पब्लिक की बात पता चले। ये तो इलेक्शन एमपी एमएलए का है और इस इलेक्शन में उन्होंने एक सामाजिक मैसेज देने का काम किया कि देखो सब कुछ छोड़ रहे हैं, सब मेरे पास आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अंदर के लोगों का ये प्रॉब्लम है ना। सामने से तो कई ऐसे ऑफर आते हैं, मगर अगर दिल कमजोर है या इरादे कमजोर हैं तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या मानेंगे आप इसमें? देखिए, जब आदमी राजनीति करता है, कोई पॉलिटिकल आदमी कभी कभी चलते चलते रास्ते भर उसकी तमाम एम्बिशंस हो जाती है। लंबा सफर जिसका होता है उसको राजनीति में जिंदा रखने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, अपने आप को सिक्योर करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों तक जब कोई सामने वाला आदमी जब वो थर्मामीटर लगाता है तो ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच जाता है और थर्मामीटर में उसका पारा अनुकूल होता है तो वो उससे भाव लगा देता है। हमारी पार्टी के 7 विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी, कोई बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं की, 7 विधायक ने की। और उन 7 विधायकों ने जो की, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, उनकी अपनी जरूरत थी। किसी को अपना फ्यूचर सिक्योर रखना था, किसी को कुछ था। कुछ लोग थे तो उस विचारधारा के, लेकिन उनको टिकट शायद वहां से ना मिला हो। उन्होंने अपनी उस विचारधारा को छुपाकर हमारी विचारधारा को उबार के टिकट हासिल कर लिया, एमएलए बन गए। अब उन्होंने सोचा अब तो बन ही गया, हम फिर वहीं चले जाए। ये अच्छा, चलिए, क्योंकि जायका सियासत का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सियासत की बात चलती रहेगी, सियासी सरगर्मी बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा आप जायका भी ले लीजिए, क्योंकि आज डेरा बाय नवाब्स में हम लोग मौजूद हैं। तमाम तरह की डिशेस हमें सर्व करी जा रही हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप भी यहाँ का स्वाद लेकर के बताएं कि ये कैसा है। क्या खाना पसंद करते हैं आप? आपकी खाने की चॉइसेस क्या हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इस खाने के मामले में हमारी वाइफ से तमाम तकरार होती है। घर का खाना नहीं खाते? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैं जब घर में जाता हूँ तो मेरी वाइफ हमेशा मुझे, हर पत्नी अपने पति को गरम खाना, गरम रोटी, गरम खाना खिलाने की कोशिश करती है। और हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, रात के 11 बजे पहुंचे, कभी 12 बजे पहुंचे, कभी 1 बजे पहुंचे। तो हम जब घर जाते हैं तो घर में देखते हैं जो सबसे बासी रोटी होगी नीचे से, मैं उसको उठाता हूँ। क्यों? मैं सोचता हूँ कि ये बासी रोटी का क्या कसूर जो इसको क्यों नहीं उठाता है। मैं बासी रोटी उठाता हूँ और ताजी जो मेरी वाइफ बना के रखती है उसको मैं पलट के नीचे कर देता हूँ। कल वो बासी हो जाएगी तब? नहीं, वो बासी, अब जाहिर है कि अगर 6 रोटी बनाई, मेरी खुराक 2 है, तो मैं 6 तो नहीं खा लूंगा। वो होगी बासी तो दूसरे दिन खाऊंगा मैं। ठीक। तो मैं खाने के मामले में कभी कोई चूजी नहीं रहा हूँ। पर शौक से तो नहीं खाते होंगे ना? नहीं, शौक से खाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं सुबेरे बासी रोटी और दूध, आज भी रात के खाने में बासी रोटी, ये मेरा अपना शौक है। और मुझे लगता है कि जितनी
इनके सारी एक लफ्ज होता है, जितनी मतलब डाउन टू अर्थ लाइफ आप जियोगे तो उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। और जितना लेविश आप अपनी लाइफ को बनाओगे कठिन होती चली वो कठिन हो जाएगी। देखिए रोटी पे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें कुछ स्पेशल सर्व किया जा रहा है, मैं चाहूंगी कि आप हमें अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने अभी हमें क्या सर्व किया है। ये क्या है भैया? तो ये आप ग्लास हमें में बताएं। हमारे ठीक है, ये हमारा चीज सिगार रोल है। और मैं चाहूंगी कि शेफ अगर आकर के हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शेफ क्या है आज हमारे पास मेन्यू में जो हम विधायक जी को सर्व कर रहे हैं। जी मैम, ये पनीर मलाई टिक्का है और चीज सिगार और ये डिमसिम है, वेज डिमसिम। डिमसम आपने कभी ट्राई किया नहीं, है? मैंने नहीं किया, तो बता रहा हूं। डिमसम के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? इसमें ये कौन सी इंग्रेडिएंट आप यूज करते हैं, क्या है ये, किस तरह की डिश है ये? में जो जुगनी ब्रोकली पोपचाई इसकी जो है अंदर स्टॉक होता है, और ये कॉर्न स्टार और जो बीट स्टार की जो वो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप खाते भी जाएं और बताते भी जाएं कि यहाँ का जायका कैसा है। डेरा को हमने स्पेशली इसीलिए चुना था क्योंकि हमारा चॉइस था कि हम आपको ऐसी जगह पे लेकर के आए जहाँ पे वेज से लेकर के नॉन वेज तक के ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन अच्छा है, क्योंकि ये जिन साहब का होटल है, इत्तेफाक से हमारे दोस्त हैं, अच्छा, वो बड़े क्रिएटिव हैं इस उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वो बड़े क्रिएटिव होटलिंग के मामले में जो भी काम करते हैं कुछ नए लुक में करते हैं। इससे पहले इनका हुक्का होटल हुआ करता था स्वरूप नगर में, तो जब कानपुर में इंट्रोड्यूस हुआ था हुक्का, लोग जानते नहीं थे, तो इन्होंने काफी उसको चलाया। और जब यहाँ पे डेरा नाम से ये यहाँ पे आए तो मुझे लगा कि ये भी कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। और आज मैं जब यहाँ आपने वेन्यू रखा तो मुझे वाकई में देखने में लग रहा है कि जो पंडित उपवन में जो डिशेज नहीं मिलती हैं, पंडित होटल में नहीं मिलती हैं, सॉरी, तो वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। खाने में और क्या प्रेफर करते हैं? वेज प्रेफर करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं? शौक से अरहर की दाल खाता हूँ, आलू सोया मेथी की सब्जी, ये मेरा फेवरेट है। मेथी की खिचड़ी और मटर पुलाव, वाह, ये मेरा फेवरेट है। और मैं कोई नॉनवेज ऐसा नहीं कि नॉनवेज पसंद नहीं करता हूँ, नॉनवेज से परहेज करता हूँ, लेकिन नॉनवेज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए नॉनवेज को बस मैं खा लेता हूँ, परहेज नहीं इसलिए खा लेता हूँ। ठीक है, शौक से मैं वो चीजें खाता हूँ जो मैंने आपको बताई। बाकी अच्छा, अगर मैं कहूँ तो आपके घर में किस तरह का खाना खाया जाता है? मसालेदार खाते हैं, चटपटा खाते हैं, या मीठा खाने के शौकीन हैं? क्या पसंद है? हम लोग ज्वाइंट फैमिली है, हमारे 2 छोटे भाई हमारे साथ में रहते हैं और हम रहते हैं। हमारी वाइफ जो है वो चटपटा बहुत पसंद करती है। अच्छा, इत्तेफाक से वो भी लखनऊ में होती है, तो अभी मैं मिलाता, तो आप उनको देख के समझ जाती हैं खाने के लिए जीती हैं। अच्छा। एक बात आपसे और भी जानेंगे, क्योंकि आप अपने घर की भी बात कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली है आपकी। जब जॉइंट फैमिली होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग थोड़े ज्यादा होते हैं। कैसे तालमेल बिठाते हैं काम में भी और घर परिवार के साथ समय देने में भी? देखिए, हमारी जो जॉइंट फैमिली, अब आप किसी के कैरेक्टर को अगर आप असिस्ट करें तो आप उसके घर से असिस्ट करें। आप पहले देखें कि ये घर में कैसे मैनेज करता है सबको। अगर घर में सबका है ये, तो समाज का भी होगा ये, तभी समाज को भी धोखा नहीं देगा। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट की बात बता रहा हूँ। यानी कि घर पे पहले एक बार मुआयना कर लिया जाए। किसी से अब आप किसी से दोस्ती, किसी से रिश्तेदारी, तो उसका घरेलू बैकग्राउंड आपको जरूर करते ही लोग पुराने। हालांकि अब ज्वाइंट फैमिली कल्चर कम है। एक जमाना था कि ज्वाइंट ही फैमिली हुआ करती थी, जिसके यहाँ ज्वाइंट फैमिली नहीं, उससे बात कम करते थे लोग। लेकिन आज के जमाने में मेरे फादर 97 में नहीं रहे, मेरी मदर 2003 में नहीं रही, मैं घर में बड़ा हूँ। 2 भाई मुझसे छोटे, एक बहन मुझसे छोटी, तो दोनों भाई मेरे साथ रहते हैं। लोग अपना अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। और बहन का भी घर में करीब बैंक मैनेजर हमारे थे, बहनोई, तो वो रिटायर हो गए, सामने रहते हैं, तो वो भी एक तरीके से करीब है, सामने है। तो ज्वाइंट फैमिली में मोहब्बत बढ़ती है, सेक्रीफाइस करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। भाई जाहिर है कि आप जब आप रहेंगे तो ज्वाइंट फैमिली में सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये होती है कि आपकी आमदनी 100 रुपए है, किसी की 80 है, किसी की 60 है, तो आपको 60 और 80 वाले को बैलेंस करके चलना है।
तो ये सेक्रीफाइस बड़े को करना होता है, या जिसके पास ज्यादा आमदनी हो उसको करना होता है। क्योंकि आपके क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, कैंट विधानसभा की भी बात कर रहे हैं, कैंट में कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी होना बाकी हैं? आपने काम कराया है, पर बाकी उनकी बात करते हैं जो काम अभी नहीं हुए हैं। देखिए, क्या आपको लगता है अभी बदलाव की जरूरत देखिए, है? कानपुर जो हमारा ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, टेक्सटाइल के, लेदर इंडस्ट्री, जब मैं यहाँ रहने आया था 88 में, तो आप ये समझिए कि अगर एक चमड़े का कारखाना है, उसमें चमड़ा बनाने में भैंस के खुर तक, मतलब जो भैंस का खुर होता है, उसको स्क्रैप की शक्ल में बेचने वाला एक ट्रेडर अलग होता था, एक व्यापारी अलग होता था। जो इसका खाल का जो वेस्टेज निकलता उसका व्यापारी, मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि एक टेनरी से, अगर छोटी टेनरी भी है, तो उस टेनरी से लाखों लाखों लोग रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पा जाते थे। जब धीमे धीमे यहाँ पे पॉल्यूशन के नाम पे, एनजीटी के नाम पे टेनरी वालों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, अभी उसके बाद टेनरी वालों का इस हद तक एक्सप्लॉयटेशन कर दिया गया। अगर आप किसी सरकारी बड़े महकमे में चले जाओ कि आप बता दो कि मेरी टेनरी, तो ऐसा लगेगा आपके देश का नहीं, विदेश का ये दुश्मन आ गया है। चमड़े वालों को तो ऐसे देखा जाता है। तो जो डेवलपमेंट की आपने बात करी, डेवलपमेंट जब लोगों को रोजगार होगा, डेवलपमेंट जब लोग खुशहाल होंगे, डेवलपमेंट जब हमारा क्षेत्र साधन संपन्न होगा, तो डेवलपमेंट करने और कराने में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं। यहाँ पे पीने के पानी की जबरदस्त प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में सोसाइटी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, विधायक निधि सबकी बराबर है। सोसाइटी का क्षेत्र जब आर्या नगर से सीसामऊ से आदमी जब माइग्रेट करता है, तो उसको इधर एक्सपेंशन दिखता है। ये कैंट में आपके कुछ गांव ऐसे हैं जिनको खेत को काट के प्लॉटिंग की गई, तो ऐसे क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए सरकार की अतिरिक्त योजना जब तक नहीं आएगी, जब तक संपूर्ण डेवलपमेंट शहर का नहीं हो पाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। टेनरी के क्षेत्र में हम पिछड़ गए, बहुत पिछड़ गए। अब सिर्फ 25% टेनरियां बची, 75% माइग्रेट हो गए। और माइग्रेट कहाँ हुई है? बांग्लादेश चली गई, जहाँ बिहार चली गई हैं, बिहार, बांग्लादेश चली गई हैं, बांग्लादेश चली गई, नेपाल चली गई, बहुत से लोग दुबई चले गए जी। हमारे यहाँ का रोजगार देने वाला जो संसाधन था वो विदेशों में चला गया, वहाँ की जीडीपी मजबूत हो गई। हमारे देश के अंदर जो इतना अच्छा हब था वो अब सब सूख गया। ठीक है, कानपुर इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखा जाए या टैक्स पेयर के लेवल पे देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर है जो यूपी की जीडीपी में अपना योगदान करता है। इवन इंडिया में भी बात करें तो कानपुर जो है काफी ऊंचे पायदान पर आता है। वर्ल्ड में आपका कानपुर जाना जाता था एक समय, तो वर्ल्ड में जब आपकी लाल इमली चलती थी, तो लाल इमली की लोई को खरीदने के लिए लोग विदेशों से आते थे कि मुझे लाल इमली लेनी। अब आज लाल इमली को चाइना की लाइट से सजाकर उसको सोशल मीडिया में जिंदा रखा जा रहा है कि हमारे लाल इमली है ये। क्या ऐसा आपको लगता है करने की जरूरत है जिससे कानपुर की बात करें तो खोया हुआ गौरव जो है वो वापस आ सके? और अगर बात स्पेशली टैनरीज और इंडस्ट्री की करें तो देखिए, इसमें सरकार को बहुत ईमानदाराना तरीके से कानपुर के खोए हुए गौरव को हासिल करने के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। कानपुर के तमाम उद्योग घराने, चाहे आप जेके की बात आप कर लें, जो हमारे कानपुर की शान थे, जो पहचाने जाते थे कि कानपुर में जेके वालों का ये, यहाँ पे इनकी तमाम इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल की है, जितनी बड़े उद्योग घराने हैं उनसे बातचीत करके, कानपुर के तमाम लेबर यूनियन के लोग हैं उनसे बातचीत करके, बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करके, जितनी पुरानी मिलें हैं उनको धीमे धीमे चालू करा दें। अगर वो चालू हो जाएंगी तो हजारों लोग उसमें रोजगार पा जाएंगे। अब आप उसको एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर आप चालू करेंगे तो जाहिर है, उसको स्टार्ट करेंगे तो जाहिर है कि आप अब और अच्छा कर लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। आप इतनी बड़ी लाल इमली, पता नहीं लाल इमली की बिल्डिंग कब तक आपको दिखेगी,
सोशल मीडिया में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत दिन तक दिख पाएगी। तो इस पे भी तमाम ऐसे ऐसे बिल्डरों की नजरें हैं जो इसको भी तोड़ के कुछ बना डालें। जब यूपी में योगी की सरकार आ रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कानपुर के व्यापार को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो लेदर इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करेंगे और एक ऐसा हब बनाया जाएगा जहां पे रोजगार लोगों को मिलेगा, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। 1.5 लाख लोगों को वो बोला था कि रोजगार दिया जाएगा। कहाँ है वो, क्या काम चल रहा है? यही तो मेरा यही सवाल है सरकार से कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की आप पीठ थपथपाते हैं और यहाँ से टेंडीज वाइंड अप हो रही हैं, यहाँ से चमड़ा उद्योग खत्म हो रहा है, टेक्सटाइल खत्म हो चुका है, तो अब आप कौन से उद्योग नए लगाने जा रहे हैं? संकल्प पत्र आपने कहा, संकल्प पत्र में आपने चमड़े की बात करी, चमड़े वालों को तो अब आप दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। अब देखिए जो अभी स्लाटर हाउसेस जितने हैं, अगर आप स्लाटर हाउसेस की बात करेंगी तो आप सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम और योगी जी के मंत्रिमंडल में सत्ता संरक्षित लोगों के हैं स्लाटर हाउस। ठीक है। और स्लाटर हाउस के नए लाइसेंस देना बंद कर दिए, पुराने जो हैं वो नहीं लोग के, उसी की क्षमता बढ़ा दी उन्होंने, क्षमता वृद्धि कर। बहुत से स्लाटर हाउस के काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश शिफ्ट करके पंजाब जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। अब यहाँ कोई लाइसेंस मिल नहीं रहा क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट का वोट बैंक का नजरिया रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस विचारधारा को लेके चल रही है वो उनको ये मैसेज देना है कि हम इस तरह के काम में कोई प्रमोशन नहीं करेंगे क्योंकि ये काम जो हमारे धर्म के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जो अभी भाजपा नहीं कर पा रही है अपने रूल में? सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार जब भी आएगी और आएगी जरूर, तो जो हमारे प्रदेश का वातावरण है भाईचारे का, वो भाईचारे में बढ़ोतरी होगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये देखिए कि अखिलेश यादव जी ने फाइटर प्लेन को जमीन पर उतारने का अगर कोई नजीर पैदा की उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी ने की। फाइटर प्लेन को मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, मैं तो समझ रहा था कि सपना पूरा हो रहा क्या, और उसको मोदी जी ने बनवाया। तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जा रहा था तो मैं पता चला कि इस पे भी फाइटर प्लेन, तो मैं पूरे रास्ते देखता चला गया कि वो कौन सी जगह है कि जहाँ पे प्लेन उतरा होगा। तो पता चला एक छोटी सी पट्टी उन्होंने कागजों में पूरी करने के लिए बनाई थी। और हम लोग उस यहाँ से आजमगढ़ गए थे, तो आजमगढ़ में कम से कम 6-7 जगह हमने देखा कि गड्ढे गहरे गहरे बने हुए। ये एक्सप्रेसवे की बात मैं कर रहा हूँ। तो और एक अखिलेश जी का एक्सप्रेसवे, आप हाथ में कप प्लेट चाय भर के बैठेंगी, छलकेगी नहीं, आप आज भी चली जाइए। और आप यहाँ से अगर इनके बनाए हुए किसी एक्सप्रेसवे में चली जाइए आप, तो आपको लगेगा नहीं, लगेगा आपको कि किसी गड्ढा सड़क में जा रही हैं आप। तो ये फर्क है। हमारी पार्टी के नेता जिनका जो विदेशों से पढ़ के आए हैं, जो इतने क्रिएटिव हम समझते हैं कि डेवलपर हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि वो अपने विधायकों को, इंजीनियरों को विदेश भेजते हुए मैंने देखा अखिलेश जी को। जाओ वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके आओ, वहाँ की लेके आओ, कैसे हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ेगा, कैसे यहाँ पुलों का जाल बिछेगा, कैसे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। जब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आदमी जाएगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, लोग खुशहाल भी होंगे। तो हमारी सरकार जिस दिन भी आएगी तो सबसे पहले व्यापारियों, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के लिए काम करेगी, जिसका अभी बहुत अभाव है। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में लाने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से प्रयासरत है, और जब भी उसको मौका मिला तो वो वातावरण आपको मिलेगा। बात करते हैं जब मुस्लिम समुदाय को साधने की, तो कांग्रेस लगी है जी, ठीक है, बसपा लगी है, AIMIM भी लगी है जी। तो अगर देखा जाए तो लोगों का ऐसा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार वोट काटने का काम करते हैं, तो यानी जो सपा का वोट बैंक है वो बिखर जाता है कई ऐसी पार्टियों की वजह से। इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या वो पार्टी जो इस वोट बैंक को हासिल करती है, उनके ऊपर अपना विश्वास बनाना है, समाज के ऊपर विश्वास बनाना है, और समाज को ये पहचानना है कि कौन वोट काटने वाला है और कौन वोट को जोड़ने वाला है।
आपको लगता है इससे नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को? नुकसान तो होता है समाजवादी पार्टी के। कई सीटें ऐसी थी जो 2-2, 4-4 हजार वोट के अंतराल से हमारे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान है। और अगर समाज में जाति विशेष के अलंबरदार बनने का दावा करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हो, ओवैसी साहब एक अच्छे ओरिएटर हैं, और किसी आदमी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, वो खूबी उनके अंदर है कि जख्मों को हरा करना, जख्मों को भरने की खूबी उनके अंदर नहीं है। क्या आप बताना चाह रहे हैं? आप थोड़ा कैमरे पे इसको खुल के एक्सप्लेन करिए कि भाई इसका मतलब क्या है। भाई देखिए, मैं तो सीधा सवाल मेरा है कि जो ओवैसी जी को सुनने वाले लोग हैं, ओवैसी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं। ओवैसी जी जो चीजें हैं, अब जैसे मान लीजिए हम परेशान हैं तो मेरे परेशानी को उभारने का उनके अंदर बहुत अच्छी हुनर है। ये इस परेशानी को दूर करने का हुनर उनके पास नहीं, वो बैरिस्टर हैं। वो अपने, उनके पास कम से कम एक चीज तो है ही है कि तमाम ऐसे लोग जो बेगुनाह जेलों में हैं, कोई लीगल सेल उन्होंने हेडेड बाय ओवैसी कुछ बनाई हो और उनको लीगल एड फ्री दी हो, या मीडिया के माध्यम से या कहीं मालूम हुआ हो कि 1.5-2 हजार ऐसे लोग जो बेगुनाह जेलों में हैं, जिसको ओवैसी जी ने छुड़वाया। बैरिस्टर हैं वो, उनकी पहचान देश के अंदर बैरिस्टर की है, अच्छे ओरिएटर हैं। ये अच्छा ओरिएटर अगर किसी अदालत में खड़ा होकर किसी बेगुनाह की बेगुनाही साबित करने में शब्द अगर आएंगे तो ओवैसी जी को मैं सलाम करूंगा। ओवैसी जी बताते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो गया, कोई बोला, मैं ही बोला, तो हम भी तो कह रहे हैं आप बोले। कि सिर्फ बोलने से अगर कुछ भला हो रहा है, बोलने से किसी का पेट भर रहा है, तो ये बोलने से फायदा किसका हो रहा है? अभी आपने कहा कि नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, आप ही ने कहा ओवैसी जी के बोलने से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। तो ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि बोलने और करने में ये दूरी क्यों है ओवैसी जी के माध्यम से। ओवैसी जी से तो मैं हमेशा ही सवाल करता हूँ कि वो बैरिस्टर हैं, वो बोले अदालत में, वो बोले सुप्रीम कोर्ट में, वो बोले हाई कोर्ट में, जहाँ पे मुसलमानों के या गैर मुस्लिम ऐसे लोगों के खिलाफ माहौल बन रहा है, जुल्म हो रहा है, जो जिनको जरूरत है आपकी उसकी लीगल एड की, वहाँ आप नहीं बोल रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। लगातार भाजपा जो है वो इस वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे मुसलमान वर्ग के लोग हैं, क्योंकि मुसलमान वर्ग भी बटा हुआ है, तो उसमें से उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है पसमानदा मुसलमानों का। आपको लगता है कि आप लोग से वो जो समुदाय था वो छूट गया क्योंकि वो बिखर रहा था, तो भाजपा ने उसको अपॉर्चुनिटी समझ करके पकड़ा और अब उनको अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है इन वोटर्स को? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। पहली बात तो मैं बता दूं, पसमानदा लफ्ज ये आया कहाँ से। ये पसमानदा लफ्ज असल में अगर आप अभी की बात करेंगी, जो मौजूदा सिनारियो है, तो 20% मुसलमान पसमानदा है। पसमानदा का मतलब बैकवर्ड, 18 राज्यों मुख्यधारा से दूर है मुसलमान। तो सारा मुसलमान पसमानदा है। लेकिन इन लोग डिफाइन करना चाहते हैं पसमानदा को अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जबकि महमूद और अयाज आपने सुना होगा, एक ही सप में खड़े होंगे, ना वहां पे ना कोई बंदा होगा ना कोई बंदा नवाज। आप ये समझ लीजिए कि मुसलमानों में अगर कोई किसी मल्टी स्टोरी बुर्ज खलीफा को बना रहा है कोई शेख, और नमाज का टाइम हो गया, तो बुर्ज खलीफा का शेख जिस मस्जिद में जाके खड़ा होगा और उसी मस्जिद में उसके बुर्ज खलीफा के बनाने वाले लेबर पहले से पहुंच गया होगा, तो जहां पहुंचा होगा लेबर वहीं बगल में खड़ा होकर उसी शेख के बगल में नमाज पढ़ेगा। ये समानता मुसलमानों में थी, है, तो पसमानदा में डिवाइड कैसे हो सकता है? चलिए, ये बात हुई पसमानदा की। आप मानते हैं कि 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के महिलाएं जो थी वो, उनके लिए स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, जिसको लेकर के भाजपा ने एक बड़ा कार्ड खेला, या आप कह लीजिए 3 तलाक का मुद्दे को उठाया और उसके बाद महिलाओं को उस अन्याय से, अत्याचार से जो है छुटकारा मिला? या आप मानते हैं ये बड़ा बदलाव रहा? ये क्या सिर्फ देश के अंदर मुस्लिम ही महिलाएं रहती हैं? 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा नहीं, मुझे इसका सवाल का जवाब दे दीजिए
हमारे देश के अंदर महिलाओं की समस्या समान है कि नहीं है? तलाक की समस्या, हम बीइंग एन एडवोकेट, मैं जिस पेशे से आता हूँ उस पेशे में डाउरी और डेथ जितना नॉन मुस्लिम में है, दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्याओं का जितना बड़ा जखीरा नॉन मुस्लिम में है, तलाक का प्रोविजन अगर इस्लाम में रखा गया है तो इसलिए रखा गया है कि अगर दो पति पत्नी, कोई गन पॉइंट में नहीं रहता है, कोई पत्नी को गन पॉइंट में नहीं रख सकता है और ना कोई पति किसी को गन पॉइंट में रख सकता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम सद्भावना से होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक बेटी, एक बहू, एक महिला की परेशानी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, समान परेशानी है, क्योंकि दोनों समाज में इस तरह के पारिवारिक झगड़े होते हैं और इस झगड़ों को निपटाने के लिए तलाक का प्रोविजन है। तलाक का इतनी जटिल प्रक्रिया है हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक की कि उसको मैच्योर होते होते तक पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने तक पे आ जाते हैं। आपको मैं ग्रास रूट की बात बता रहा हूँ। और मुसलमानों में ये प्रक्रिया आसान इसलिए थी कि अगर पत्नी से आपकी नहीं बन रही है तो आप उसको एक बार तलाक दीजिए, 1 महीने का इंतजार कीजिए, अगर वो वापस आ जाती है वेल एंड गुड, तो आप फिर रहिए। तो 3 तलाक 3 अलग अलग समय पे देने का तलाक हसना हमारे यहाँ प्रोविजन है। तो वो प्रोविजन तो हमारे यहाँ जो इसलिए है कि इसमें कोई सामाजिक क्राइम ना हो, किसी को कोई इसलिए कत्ल ना करे कि मेरे रास्ते का कांटा ना बने। तो मेरा तो कहना यह है कि हमारी सारी बहनें बेटी हैं, सबकी मुसीबतें समान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस जटिल प्रक्रिया को हिंदू समाज की भी आसान करें मोदी जी। ठीक है, ये आप तलाक की बात कर रहे हैं, ये तलाक की बात कर रहा हूँ मैं। 3 तलाक की भी जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि पुरुषों को इसमें ज्यादा वेटेज दिया गया था और महिलाओं को कम दिया गया था, या इसका प्रोजेक्शन जो है वो गलत तरीके से किया गया मीडिया में? बिल्कुल। देखिए 3 तलाक के मामले में आपकी पब्लिसिटी जो है वो बड़ी नेगेटिविटी वाली है। मतलब आपसे मेरा मतलब गवर्नमेंट की, जिन्होंने इस 3 तलाक के बिल को पास किया है। 3 तलाक हमारे यहाँ का, देखिए पहली बात तो मुस्लिम पर्सनल में कोई अमेंडमेंट करने का किसी भी मुसलमान की हैसियत नहीं है कि कुरान की एक भी पॉइंट को इधर 1450 साल पहले जब ऊपर से कुरान आसमान से नीचे उतरा उसमें हम एक पॉइंट का भी चेंज कर लें, ये कोई मुसलमान की हैसियत औकात नहीं है। हमारे 3 तलाक के प्रोविज़न उसी कुरान में दिए हुए हैं। आप 1 टाइम 3 तलाक, 3 टाइम 3 तलाक, ये सारे प्रोविज़न उसमें दिए। उसका मिसयूज़ होता रहा, मिसयूज़ ना हो ये हमारे यहाँ के मौलाना, शरिया अदालत ये सब समझाती रहती हैं समय समय पर। हम लोग भी एजुकेट करते हैं कि तलाक का प्रोविज़न 3 महीने में है। आप गुस्से में आए, आपने तलाक दे दी, 1 बार दीजिए तलाक, 3 बार भी अगर आप कहेंगे तो 1 बार मानी जाएगी। और फिर आप उस गुस्से को ठंडा होने का इंतजार कीजिए, पत्नी और पति में हालात नॉर्मल हो जाएं, दूसरे महीने भी अगर नॉर्मल ना हुए तो फिर दूसरी तलाक दीजिए। इस तरह का हमारे यहाँ का प्रोसीजर था है और इसी तरह की तलाक को लोग करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है और इसके बाद जाना भी है, आखिरी सवाल यहाँ से लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव बस आ ही गया, दर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि भाजपा और इंडिया गठबंधन को लेकर के आप कैसे देखते हैं? किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? क्या कुछ आपको लग रहा है कि बदलती तस्वीर सामने आने वाली है? देखिए ऐसा है कि जो मौजूदा 2024 का इलेक्शन है, ये देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, ये मैं समझता हूँ ये अंतिम मौका है। और अगर जनता ने इन सब चीज़ों को भांप कर वोट किया तो ये जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने प्रायोजित मीडिया के माध्यम से तमाम सर्वे दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी 100 में 100%, 80 में 80 हमारी, ये माइंड गेम जो खेल रहे हैं, इस गेम का असर बिल्कुल नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जनता ये देख रही है कि सामाजिक ताना बाना कहाँ जा रहा है। हम लोग संविधान की प्रस्तावना से कितनी दूर जा रहे हैं, हम लोग कहाँ से अंबेडकर जी के संविधान को वापस लाएंगे, हम लोग गांधी जी के हिंदुस्तान को कैसे जीवित रखेंगे। अगर इस मर्तबा ये लोग ये समझ रहे हैं कि इसी
मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से हम सरकारें बनाकर देश में कानून बदलकर आने वाले दिनों में जो सुनने में आता है कि फेडरल सिस्टम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठेंगे, इससे बचना होगा। तो देश, मैं समझता हूँ कि इसकी जागरूकता जनता में, इन्हीं की एक्सट्रीम पर ये चले आए हैं, इन्होंने जागरूक कर दिया है। अब हमारे देश का मतदाता अपने भविष्य को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए वोट करने के लिए तैयार बैठा है। बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, 5 किलो राशन, इन सब चीज़ों को वो समझ गया है। ये राशन के भाषण को भी समझ गया है और दिल की बात और मन की बात के फर्क को भी समझ गया है। तो अब ये 10 साल हो गए, 14 में जो लोग आए हैं वो 24 में जाएंगे। इसकी तैयारी हिंदुस्तान की जनता ने लगभग कर ली है। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि माइंड गेम खेल के 24 से पहले ये जो सेमीफाइनल, जो ये विधायकों द्वारा चुने हुए सांसदों को ये स्थापित कर रहे हैं, उससे जनता के को कंफ्यूज करें, इससे होने वाले नहीं है। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र को बचाने वाली संवैधानिक तरीके से सरकार चुनने जा रही है, जो मोदी जी को अब बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए अब डेरा से निकल करके अब जहां हम अपने विधायक जी को लेके जाने वाले हैं वो बेहद ही खास जगह है। यहाँ आए हैं तो और भी कुछ अपने विधायक जी को करना चाहेंगे और करवाना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ से निकल करके हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। आइए। तो विधायक जी के साथ हम लोग निकल पड़े हैं एक सवारी पर और मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि अब ये आगे का फेज है जिस पर अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं, तो रूमी जी हमें बताइए क्या हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये कानपुर की इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोइंग लेदर फुटवेयर की मार्केट है और ये मार्केट यूँ समझ लीजिए, जो लोग कैनरीज से बेरोजगार हुए हैं तो उन लोगों ने यहाँ पे जूतों के शोरूम और वगैरह चीजें, बेल्ट के, वॉलेट के और तमाम चीज़ों का यहाँ पे इन्होंने अपना रोजगार बनाया हुआ है और इन लोगों को तमाम परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। तमाम जीएसटी के लोग, कॉपीराइट के लोग इनको परेशान करते भी हैं। इस रोजगार में भी इन लोग को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग जो कानपुर की सबसे मशहूर मार्केट है, लेदर फुटवेयर मार्केट, लेदर गुड्स मार्केट, उसमें चलना है। और उसके बाद एक हमारे यहाँ चाट की बहुत अच्छी दुकान है, आपको गोलगप्पे चाट खिलाएंगे वहाँ चल के। बहुत बढ़िया। जनता भारत उसके नाम से है, भारत चाट भंडार करके। तो ये हमारी मार्केट यहाँ से शुरू होती है, आगे भी और तेज बढ़ेगी। देखिए जैसे बेल्ट हैं, ये सब इधर इस तरफ ये आपको शोरूम दिखने लगेंगे। ये देखिए इधर ट्रेड लेदर फुटवेयर के नाम से ये एक हमारे राशिद भाई हैं जी। ये पहले तो ये है जरूर नाम ये, लेकिन राशिद भाई की जूते की दुकान के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, राशिद भाई के जूते की दुकान है। तो यहाँ पे ज्यादातर अगर देखने को मिलेंगे तो लेदर शूज ही मिलते हैं या फिर और भी कुछ वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेगी? इधर आओ, मैं चाहूंगी कि कोई अगर हमें दिखा सकता है कि यहाँ पे कि आपके यहाँ लोएस्ट से हाईएस्ट प्राइस का क्या रेंज है, और मुझे ये भी दिखाइए कि क्योंकि यहाँ पे आए हैं और चमड़े की बात होती है तो क्या क्या क्वालिटी है जो लेदर में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? शूज हमारे पास बहुत मिनिमम प्राइस में स्टार्ट हो जाते हैं। आइए, ये 350 प्राइस का है फॉर रिटेल। ये ओरिजिनल लेदर शूज है, जो ओरिजिनल है लेदर 350 प्राइस। वेरी नाइस। तो यहाँ से आपने शॉपिंग करी है? हाँ, यहाँ से मैं बहुत जूता खरीदा हूँ और बराबर इन लोग बेचते रहते हैं और बड़े रीजनेबल रेट पे। हमको तो खैर फ्री दे देते हैं, कहते पैसे ही नहीं लेंगे। मुझे थोड़ा सा बताइए कि इसकी कॉस्टिंग वगैरह को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर आते हैं तो जैसा कि विधायक जी बता रहे थे, हर रेट में चीजें अवेलेबल है, तो कैसे इसकी मेकिंग से लेकर के लास्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट तक ये निकल के आता है? कानपुर इज वेरी फेमस फॉर लेदर। तो यहाँ पे जो लेदर का प्राइस आपको मिल जाएगा वो ऑल ओवर द इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिकल लेदर हमारा कानपुर है। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा एज कम्पेरिजन टू अलग सिटीज जो दूसरी सिटीज हैं, उनके मुकाबले में आपको यहाँ काफी नॉमिनल प्राइसेस में लेदर शूज मिल जाएंगे।
ठीक है, और क्या क्या वेराइटी है जो आप हमें दिखा सकते हैं? हम लोग के पास स्पोर्ट्स शूज भी मिल जाते हैं। ये अच्छी ब्रांड्स के स्पोर्ट्स शूज मिल जाते हैं, एब्रॉस, कैंपस, स्पार्क्स, कोलंबस, इस टाइप की ब्रांड्स के मिल जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि देखिए मैं अभी विधायक जी का इंटरव्यू कर रही थी तो मैंने कहा कि लेदर इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है अब जो समय आया है कोरोना के बाद से कह लीजिए, या जीएसटी की मार ले लीजिए, या फिर नोटबंदी कह लीजिए, तो ऐसे में आप लोग का मार्केट पे कोई फर्क पड़ा है? आपको लगा कि सरकार की नीतियों की वजह से एक बड़ा धक्का लगा है बिजनेस पे? बिल्कुल मैम, जीएसटी के आने के बाद से नो डाउट बिजनेस बहुत डाउन हुए हैं। तो ठीक है, सब लोग चला ही रहे हैं। चलिए, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमें अपना स्टोर भी विजिट कराएं कि क्या क्या है आपके स्टोर पे। आइए। तो राशिद भाई के जूते की दुकान पे हम लोग आए हुए हैं। क्या क्या आप पहनना क्या पसंद करते हैं? क्योंकि आप, मैं जो हूँ विदाउट लेस जूता पहनता हूँ, और जैसे हज पपीज है इनके पास, ये स्क्रैप की दुकान के नाम से जाना जाता है, शोरूम ना समझिएगा इसको। अच्छा, ये स्क्रैप के नाम से जाना जाता है, स्क्रैप पे रेट पे देते हैं इन लोग। इन लोग जैसे कोई फैक्ट्री का पूरा आउटलेट खरीद लेते हैं इन लोग। सर मैं चाहूंगी कि आप हमें दिखाइए कि क्या क्या वेराइटी आपके पास अवेलेबल है। ये ओरिजिनल रेड चीफ का स्पोर्ट शूज है। हाँ जी। कंफर्ट वॉक के नाम से रेड चीफ ब्रांड का अपना इन हाउस ब्रांड है। आज के वक्त में क्योंकि लोग बड़े डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, ऐसे में आप लोग के मार्केट को कैसे आप लोग इसका एग्जिस्टेंस बरकरार रखे हुए हैं? हर तरीके की शॉप्स होती हैं, डुप्लीकेट शॉप्स भी हैं, ओरिजिनल शॉप्स भी हैं। हम लोगों के आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई कॉपी नहीं मिलेगा। चाहे छोटी ब्रांड हो चाहे बड़ी ब्रांड हो, सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। किस रेंज में है ये? 499 की सेल है, पिक एनी एट 499। देखिए, ये अभी आपने इन्होंने इनका जो सवाल इन्होंने उठाया, कॉपीराइट के नाम पे कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है तुम्हारा, इनका कहने का मतलब ये है। जी, ये बताओ तो, कॉपीराइट के मामले में कितनी रेट पड़ती है, कितनी बार आते हैं लोग, कितने कॉपीराइट वाले होते हैं, कितने खुद कॉपीराइट वाले होते हैं। एक तो इसके एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है मार्केट में। छोटी मोटी कंपनी के लोग आते हैं और कहते हैं ये ओरिजिनल है, और वो उस पे एक्सप्लॉइट करते हैं मिल के साथ, पुलिस के साथ, छोटे पुलिस वालों के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं। वो पूरा गैंग है वो भले ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी को ऑब्जेक्ट करके वो काफी उसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारा डुप्लीकेट है, आप प्रूफ करोगे ये डुप्लीकेट, और इस पे बार्गेन करते हैं, बार्गेन करते हैं। यानी कई तरह के चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं मार्केटर्स को। मैं वैरायटी की भी बात कर रही थी, तो आपके यहाँ पे क्या क्या कुछ वैरायटी है जो हमें देखने को मिल सकती है, या सबसे ज्यादा सेल होने वाला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके यहाँ से निकलता है, या सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो किसकी है? लेदर शूज में काफी वैरायटीज होती है मैम, इस टाइप के फॉर्मल्स मिल जाएंगे। मेंस वेयर में क्योंकि लोग मेनली हमारा मेंस वेयर ही है। हाँ। लेडीज वेयर हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर आपके पास आए तो क्यों आए, ये बताइए। मैम इससे सस्ता तो कोई नहीं दे सकता पूरे कानपुर में, ये मेरा चैलेंज है। कोई भी हमसे सस्ता आपको इस प्राइस में ये प्रोडक्ट नहीं दे सकता। जो आपको जो क्वालिटी के जिस रेट पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये स्क्रैप के नाम पे नया देते हैं, यूं समझिए आप। जी। इनके फादर से मैंने कहा ये नए शू रखे हो तुम, स्क्रैप में दे रहे हो, कहने अगर मैं शोरूम बना लूंगा तो इसकी कीमत 3 गुनी देनी पड़ेगी, और लोग फिर खरीदेंगे नहीं। अब उसी के सारा मेंटेनेंस जो कम होता जाता है, वो इसलिए लोग कंपटीशन पे भेज देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे लेती हूँ तो आप मुझे क्या डिस्काउंट देने वाले हैं? बोल देंगे। राइट, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत कुछ है। नहीं, चलिए, तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप घुमा करके पूरा दिखा दीजिए, स्टोर दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मौजूद है। और अगर आए लेदर के नाम पर पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो कानपुर के इस मार्केट में जरूर आए। इस लोकेशन को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आप अगर लोकेशन फेमस है शू मार्केट में, वर्ल्ड ट्रेड फुटवियर के नाम से ही शॉप, और राशिद भाई की दुकान, राशिद भाई के नाम से मशहूर है। राशिद भाई की दुकान पे जरूर आइए। राशिद भाई का नाम है वो भी।
मार्केट की बात की जाए तो आप ऐसे कभी स्ट्रीट मार्केट में उतर करके शॉपिंग करना मैं पसंद तो करते हैं? शाम को जब कभी फ्री होता हूँ हाँ। तो ऐसे ही बिल्कुल एकदम विदाउट सिक्योरिटी ऐसी पूरी मार्केट घूमता हूँ, 2-4 दोस्त अपने ले लेता हूँ। हाँ। जो चीज पसंद आई तो अपना ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। क्या सबसे ज्यादा शॉप करना आप देखिए पसंद करते ये हैं? देखिए आप जो कह रही थी ये भी है, अभी और दिखाएंगे आप। ठीक है। मैं शौकीन हूँ शूज का। अभी मेरे पास शूज का कलेक्शन कम से कम 20 जोड़े होगा और थोड़ा मैं ब्रांडेड पहनता हूँ शूज। अच्छा। मुझे जूते का बहुत शौक है क्योंकि मैं खुद फुटवेयर डिजाइनर हूँ। अच्छा, जी मैंने पेशे से आप वकील भी हैं, फुटवेयर डिजाइनर भी हैं। मैंने डिप्लोमा किया है अच्छा। और सर्विस की सुपर हाउस में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। ये मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोग को पता है कि आप डिजाइनिंग में भी रहे हैं। फुटवेयर डिजाइनर रहा हूँ। मैंने 5 साल नौकरी की। हाँ। आगरा में की, कानपुर में की और उसी दौरान मैंने अपनी LLB की एजुकेशन पूरी की। जी। फिर 1995 से हाँ। रेगुलर मैं प्रैक्टिशनर हो गया और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में करता रहा। अच्छा। जफर नैयर साहब के यहाँ शुरुआत की थी मैंने एज ए जूनियर। उसके बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की, फिर नौकरी छोड़ दी और फिर समाज समाज सेवी सेवा बन में गए। जी। तो ये मेरा गरीब खाना है। सॉरी, ये आपका और ये मेरा ऑफिस है जी। तो ये आपका घर है। जी। तो यानी अगर किसी को आपके पास अप्रोच करने आना है जी। तो घर भी सामने है, दफ्तर भी सामने है, जी, कहीं जी, पे दोनों भी सामने, जी। लोग आ सकते हैं। हाँ ठीक है। आइए मैं आपको अपने ऑफिस की विजिट करूँ। तो मैं चाहूंगी कि क्योंकि हमने अभी खाना खिलाया है विधायक जी को, जायका सियासत पे हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। पीछे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इनका घर है जहाँ पे ये रहते हैं और अगर सामने देखें तो यहाँ पे दफ्तर है और इस वक्त इनके दफ्तर पे पहुंच गए हैं। देखते हैं कि आखिर इनके दिन भर की प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से ये जनसंवाद करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन करके उनका सोल्यूशन निकालते हैं। कहाँ गया फैज? कहाँ बैठते हैं आप, थोड़ा सा हमें यहाँ पे बताइए। तो मेरा वो बैठता है PRO, हाँ जी। जो यहाँ पे दिन भर सुबह से आ जाता है 11 बजे से 6 बजे तक बैठता है। हाँ। और दिन भर जो भी मेडिकल रिलेटेड, जो भी हमारे से रिलेटेड काम होते हैं, मैं हूँ ना हूँ, वो यहाँ पे पूरे कर देता है। तो यानी अगर कोई फरियाद लेकर के आता है मदद करने के लिए आता है, तो यहाँ पे आता है फ्रेंडली। और मेरा जो है ये मेरा केबिन है, यहाँ मैं बैठता हूँ। यहाँ से ये मेरा ऑफिस जब मैं वकालत करता था उस समय से है। हाँ। अब ये देख सकती हैं आप, लाइब्रेरी वगैरह उसी टाइप की है। तो यानी ये जो किताबें हैं ये सब आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप पढ़ने के शौकीन हैं या ये आपकी प्रोफेशन? क्योंकि ये मेरी प्रोफेशनल बुक्स हैं और इसमें तमाम कानून जब बनते हैं उसकी रेफरेंसेस होते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है हमको वैल्यू की। तो ये जब प्रैक्टिस में थे तभी का था और उसके बाद तो अब सिर्फ ये किताब शोकेस की रह गई है, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। चलिए बहुत अच्छा। यानी आप वकालत के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं, डिजाइनिंग में भी आपका रुझान रहा है और उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं समाज सेवी वो मेरा शौक है, बहुत शौक है, मेरा पैशन है वो। मैं समाज सेवा को अपनी रग रग में पाता हूँ। जब तक मैं करूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा। और क्या नया करेंगे? क्या क्या ऐसे सरप्राइजेस है जो हमारे व्यूअर्स को और भी देखने को मिलेंगे आगे? सरप्राइजेस ये है कि मैं समाज सेवा के माध्यम से अपनी पहचान को और बुलंद करूंगा। बस इसी को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए बहुत अच्छा। मैं ये भी चाहूंगी कि एक बार आप जितना भी यहाँ पे शोकेस में लगाया गया है वो भी आप दिखा दें। यहाँ पे विधायक जी को जितने सम्मान दिए गए हैं ये भी मैं दिखा दूं। तो समाज सेवा के नाम पे विधायक जी को जाना जाता है, जनसंपर्क में बेहद आगे रहते हैं। मेरी रुचि रहती है जनसंपर्क में, मेरी बहुत पर्सनल रुचि मेरी जनसंपर्क में, लोगों से ज्यादा मिलूं, उनकी समस्याओं को सुनूं और उसका समाधान करूं। चलिए, लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के आपके पास आते हैं? सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग आते हैं और कैसी प्रॉब्लम्स आते हैं और आप उनका निपटारा कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, दूसरे नंबर पे सीवर की है और देखिए सड़क तो रहती है, कभी टूट गई बन गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारी विधानसभा में बहुत कमजोर है। और हमारी विधानसभा कानपुर की 5 विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा है जी। और इसके लिए बजट्स बहुत लिमिटेड हैं। उसमें अब जैसे एक हमारी पानी की टंकी सुजातगंज की, जिसकी लड़ाई मैं 2 साल से, जब मैंने शपथ लिया उस दिन से और आज तक हाउस के मार्फत लड़ रहा हूँ, तो अभी उसको चालू कराने में रोज आपके चैनल ने भी दिखाया था, एक दिन मैं पहुंच गया था
फूलबाग का जो इनका जहाँ से पूरे शहर में पानी सप्लाई होता है वहाँ रेंडमली पहुंच गया, तो आपके चैनल के लोगों को मालूम हो गया, वो भी आ गए देखने। तो बहुत से विधायकों को तो वो जगह ही नहीं मालूम है कहाँ से पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है। तो मैं वहाँ पहुँचा। मैं खुद बहुत इसमें पॉजिटिव हूँ कि मैं लोगों को पीने का पानी, जो मूलभूत सुविधाएं, उनको कैसे पहुंचा सकूं। और जब तक मेरे अंदर ताकत है मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा आखिरी सांसों तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर को जनता तक पहुंचाने का अपना सब कुछ लगा दूंगा। तो विधायक जी के साथ हम लोग क्योंकि उनके दफ्तर में थे और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर काम करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, दिनचर्या क्या है। जिस तरह से वो बता रहे थे कि वो जनसेवा में वो पूरा डेटाबेस भी मेंटेन करते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने मदद दी किया है या फिर धनराशि प्रोवाइड कराई है, इसको लेकर के भी बात कर रहे हैं। मगर क्योंकि आपके क्षेत्र में मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि हम लोग थोड़ा सा सड़क पे भी निकल करके मार्केट का भ्रमण करते चले और आपसे जानते चले कि आप किस तरह से मार्केट में निकलते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। सर से एक बारी बात करें कि ये बताइए यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मौजूद है लेदर की? मैम हमारे यहाँ हर चीज मिल जाएगी आपको, जैकेट, सूट, बैग, बेल्ट, वॉलेट। कुछ हमें दिखाइए कि आपके यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या क्या वैरायटी है? लेडीज दिखाओ यार। लेडीज में हमारा लेडीज सेक्शन उधर है। आइए। शूज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैकेट भी देख सकते हैं, बैकपैक्स भी देख सकते हैं। लेदर में अगर आपने कोई भी चीज सुनी है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगी कि एक बार वैरायटी भी दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पे लेदर बैग्स, औरतों का भी कलेक्शन, यहाँ पे महिलाएं जिस तरह के बैग्स प्रेफर करती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करिए, ये बड़े ही फैंसी बैग्स हैं, आज की डेट में चल रहे हैं, तो ये बहुत डिमांड में है मैम जी। तो ये एक्चुअली ट्रैवल बैग है जो अक्सर देखने को मिल जाता है, लोग ट्रैवल करते वक्त ये साथ में लेके चलते हैं। जी जी। तो क्या प्राइस रेंज है, अगर इसको लेना चाहेंगे तो क्या प्राइस में पड़ेगा? 1100 का पड़ेगा। वेरी नाइस, बहुत सुंदर खूबसूरत बैग है। तो अगर आइए तो लेदर वाला के पास जरूर आइए। आप जाएंगे 2500-3000। तो देखिए 2500-3000, मगर अगर आप कानपुर में यहाँ पे लेदर मार्केट से आकर के ले रहे हैं, लेदर वाला से आकर के ले रहे हैं, तो काफी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और क्या वेराइटी है जो आप हमें दिखाना चाहेंगे? ये कुछ मुझे डिफरेंट नजर आ रहा है, ये क्या है? ये गोट, दिस इज गोट फर। हाँ, गोट लेदर है। तो अगर मैं हाथ लगा के दिखाऊं, दिस इज गोट लेदर जो दिखा रहे हैं। और ये कौन सा है? ये भी गोट है मैम। ये भी गोट लेदर है। ये आपने इसका क्या ये बकल बनाया हुआ है या ये क्या है? थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि डिजाइन में भी ये बेहद ही फैंसी है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग कर रखी है बैग्स में इन्होंने, और बकायदा जिपर है, पाउच है। अगर आप इसको हैंडल करना चाहते हैं तो हैंडी बैग भी है। तो अगर महिलाएं यहाँ पे आना चाहती हैं तो अपने हस्बैंड्स को लेकर के आइए और उनकी थोड़ी जेब ढीली करवाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप थोड़े पैसे भी लेकर के आएंगे तो यहाँ से काफी कुछ आप लेकर के जाने वाले हैं। और वैरायटी भी यहाँ पर एक से एक है। देखिए ये लेडीज बैग है, ये साइड बैग है। अगर आप चाहती हैं कि आप और अच्छी दिखे तो आप इस तरह के बैग्स को कैरी कर सकती हैं। बेहद ही स्टाइलिश बैग है जो नजर आ रहा है। दिस इज वेरी डिफरेंट, तो इसको आप भी आकर के ले सकते हैं। अगर आना है तो लेदर वाला ही सिर्फ आना है। लेदर मार्केट के अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, यहाँ पर आकर के जरूर विजिट करें। न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि यहाँ पे एक्सेसरी है, मेंस वेयर भी है। अगर आप मेंस एक्सेसरीज में जाते हैं, और शूज है, इवन आप अगर ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अगर कोट्स और वो भी दिखा सकते हैं, आपके पास क्लोथिंग। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप जैकेट्स भी दिखा दीजिए। देखिए ये कुछ अलग है, ये बहुत कुछ फैंसी है। अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो कोई कह नहीं सकता कि ये लेदर ड्रेस है। ये तो बिल्कुल अलग, एक से एक डिजाइन है।
आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि लेदर में ये भी वैरायटी आपको देखने को मिल सकती हाँ, है। बहुत अलग लग रही है। ये देखिए, बहुत सुंदर। इतना ब्लिंग ड्रेस लेदर पे तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, और कोई देख के बता नहीं सकता कि ये लेदर है। हाँ, अगर कोई पहन के ये भी देखिए। ड्रेसेस भी आपके पास अवेलेबल है लेदर, वगैरह भी आती है। जिनके पास लेदर आपके पास से लेकर के जाते हैं, इसको मेंटेन करने का क्या तरीका है? क्योंकि आप इसको नॉर्मल है मैम। जैसे कपड़े को मेंटेन वैसे ही इसको, भाई इसको अच्छा। ये है कि आप ज्यादा वो क्रश न कीजिए। हाँ क्रश करने से बचिए, क्योंकि इसमें प्रेस तो होती नहीं है। हाँ ये प्रेस होगी तो फिर जाएगी, फिर पूरा प्रोसेस होगा, इसलिए ये ऐसी हैंगर में टांग के आपको आप इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डफल बैग। ट्रैवल कर रहे हैं तो डफल बैग्स को यूज कर सकते हैं। मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ के फिनिशिंग में और बाकियों की फिनिशिंग में बहुत फर्क है, बहुत फर्क नजर आ रहा है काम में। बारीकी से अगर देखें तो हर एक चीज बड़ी ही स्मूथ है। अगर आना है तो सिर्फ लेदर वाला आना है, क्योंकि एक से एक शानदार एक्सेसरी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप वॉच को रखने के लिए भी बॉक्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप बैग्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप वॉलेट्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे भारी वैरायटी है, भारी रेंज है जो आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक शायद डायरी है, दिस इज डायरी है, बड़ी स्लीक सी, क्यूट सी। चलिए, आपको हमने दिखाया कि अगर आप आना चाहते हैं, लेदर के लिए शॉप करना चाहते हैं, एक वक्त था क्योंकि कानपुर लेदर मार्केट के लिए जाना जाता था, तो अब क्योंकि आज विधायक जी के साथ निकले हैं और ग्राउंड जीरो से हम ये देख रहे हैं कि लेदर मार्केट की रियलिटी क्या है, कितनी भीड़ आती है, कितनी नहीं आती है। बेल्ट्स का भी सेगमेंट आप देखेंगे। मैं चाहूंगी कि बेल्ट्स की तरफ अगर हम जा सकते हैं तो हम बेल्ट्स भी देखें। ये बेस्ट क्वालिटी लेदर है, बफेलो लेदर है, मोटा हार्नेस लेदर होता है और ये लाइफ टाइम फुर्सत हो जाता है। अच्छा, एक बार इसमें कोई लेयर नहीं, कोई पपड़ी नहीं, कोई नहीं जो आजकल मार्केट में चल रहा है सिंथेटिक, चिटकेगा नहीं कहीं पे, चिटकेगा नहीं कहीं पे कुछ नहीं। अच्छा, तो यानी ये लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके ये ना, इसमें कुछ भी नहीं, कोई रिंकल नहीं, कुछ नहीं आता है। ये 100% क्वालिटी ये जाजमों की वजह से, यहाँ पे इंडस्ट्री की वजह से ये सारी चीजें प्रोवाइड होती है। देखिए, नो डाउट कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री है वो किस वजह से जानी जाती है, वो यहाँ के आप प्रोडक्ट्स को देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और कुछ वैरायटी जो आप हमें अपने शोरूम में दिखा सकते हैं, बैग्स हैं, कैरी बैग्स हैं, ट्रैवल बैग्स हैं। देखिए, एक से एक फैंसी बैग्स हैं जो अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत ही स्लीक सा है, महिलाओं को बहुत पसंद आएगा। रैंगलर इस पे लिखा हुआ है, ये रैंगलर के ही बैग्स हैं। और ये देखिए, अगर कलर्स की बात की जाए तो लोगों को पहले ऐसा लगता था कि लेदर में से ब्लैक और ब्राउन आते हैं या ब्लू आता है, बट एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखें तो मस्टर्ड से लेकर के पर्पल कलर भी है और डार्क ब्राउन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक से एक क्लासी बैग्स हैं जो आपको बहुत अच्छे रेंज में यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्क्वायर लेदर्स में हम मौजूद थे, जहां पे विधायक जी के साथ लगातार हम लोग ग्राउंड जीरो से मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, मार्केट घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि एक्चुअली असल हालात क्या है लेदर इंडस्ट्री के कानपुर में, क्योंकि ये आपका क्षेत्र पड़ता है। तो लगातार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार बदलने के बाद से एक धक्का लगा है लेदर इंडस्ट्री को और किस तरह से मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। एक के बाद एक हम आपको लगातार वेराइटी भी दिखा रहे हैं, ब्रांड्स भी विजिट करा रहे हैं। इस वक्त हम लोग स्क्वायर लेदर्स में मौजूद थे, जहां पे हमने बैग्स की वैरायटी, एक्सेसरीज को भी लेकर के देखा है और क्या क्या वैरायटी है विधायक जी के साथ ये भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए जायका सियासत का।